नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 17 मार्च की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, अब हम लोग एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। फटाफट आप लोगों का अगर कुछ छूटा हुआ है ना पिछला तो कवर कर लो जल्दी से, फिर कुछ नया करते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए अच्छे से मन लगा के, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होने वाला भाई। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। दी गई अवधि में न्यूनतम निर्यात औसत निर्यात से कितने % कम है? तो देखो यहाँ से पहले 47, 59 और 99 और फिर कितना दिया 20 दिया और यहाँ पर 85। ठीक है, इसलिए लिख लिया, कम दिख रहा था यहाँ पर। तो देखो 9 7 16 हो गया, 16 और 9 25 हो गया, 25 और 5 30 हो गया, यहाँ से लगा 3 4 3 7 5 12, 12 और 9 21 हो गया, 21 और 10 31 हो गया। समझ गया आगे। एवरेज निकालेंगे तो 5 से भाग करना पड़ेगा, तो 5 छक्का 30 हो गया और फिर बचा कितना 1 5 दूनी 10 हो गया 62। अब यहाँ से देखो न्यूनतम कितना है, देखो जीरो वाले सारे हटा दो, जितने 3 3 जीरो हैं 3 3 जीरो हटा दो, तो न्यूनतम वाला कौन सा है 20 है। यानी कि 20 कितना कम हो रहा है इससे पहले, तो 6 से 2 गया 4 यानी कि 42। अब किससे पूछा था, एवरेज से, यानी कि गुणा कर दो 100, तो 2 दूनी 4 2 एकम 2 हो गया, 2 3 6 2 एकम 2 हो गया, यानी कि 3 1 2 1 0 0 में भाग करना है। ऑप्शन का सहारा लो। अगर 7 से करते हैं तो 7 एकम 7 7 3 21 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 6 बार जाएगा, तो यानी कि ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया, आंसर ये लगा दो। खत्म करो कहानी। अगला सवाल करते हैं। रुस्तम और प्रीतम की औसत आयु इतने वर्ष है, प्रीतम और गौतम की औसत आयु इतनी है, रुस्तम और गौतम की औसत आयु इतनी है, तो 5 वर्षों के बाद तीनों में सबसे छोटे की आयु कितनी होगी? तो यहाँ से देखो रुस्तम था, प्रीतम था, फिर कौन था, प्रीतम था और गौतम था, और कौन था भाई साहब, रुस्तम थे और गौतम थे। गौतम है कि गीतम है? गीतम है भाई साहब, कोई बात नहीं। इनका 30 था, इनका 20 था और इनका कितना था 26। तो देखो अगर हम निकालेंगे किसका, सबकी इंडिविजुअल निकालनी पड़ेगी, तो सबका इनका निकालेंगे तो पहले तो इनको जोड़ लो सबको, तो 6 3 2 5 2 7 हो गया। ठीक है, अब इनमें हम 2 का गुणा करते ना तभी तो सम आता, तो हम इनमें अब 2 का गुणा कर ले रहे, तो बराबर इसके हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो सब में क्या क्या आ रहा, 2 2 बन रहा है, यानी कि इधर भी 2 हो जाता, तो 2 छक्के 12 यानी कि 76 गुणे 2 करना पड़ता हमें। यहाँ से समझ में आई, तो ये इससे कैंसिल हो गया, यानी कि R प्लस का P प्लस का G कितना आ गया 76 आ गया। बात समझे कि नहीं, समझ गए होगे। अब यहाँ से देखो किसकी निकालनी, देखो ये इसको पकड़ो पहले, इनका कितना हो गया 30 दूनी 60 साल के हो गए, तो ये बच्चे कितने हैं, यानी कि 16 साल के। अब यही सबसे छोटे होंगे, इससे छोटा भी कोई हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि देखो सबसे बड़ा मान इसी का तो आ रहा है, इसका कितना 40 आ गया, इसका 26 दूनी 52 आ गया, यानी कि 60 सबसे बड़ा है, तो जो एक बचा होगा उसकी सबसे छोटी उम्र रही होगी, तो 16 आ गया, 16 + 5 कर दो 21 आंसर। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सबको जोड़ के 76 आ जाना था, तीनों को जोड़ के। हमने ये जो इतना लिखा है ना, ये लिखने वाली बातें नहीं है, ये सब हम यहाँ से क्वेश्चन में देखते डायरेक्ट सबको जोड़ लेते, यानी कि 30 20 50 20 70 और 76 हो गया डायरेक्ट। अब यहाँ पे देख लेते सबसे बड़ा किसका सम हो रहा, 30 दूनी 60। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अगर आप क्या करो, इस सवाल को अलग से नोट कर लो, अगर आपने पहली बार किया। अब इसको कॉपी पे नोट किया, संडे संडे को डेली रिवाइज करते रहो, जब तक पेपर आएगा इतनी बार रिवाइज हो जाएगा। और देखो रिवाइज करने के भी तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसको एक एक सवाल को अटेम्प्ट कर रहे हो। तुमने पढ़ा, तुमने देखा कि ये हमने केवल कैलकुलेशन की वजह से किया था, तो बस उसकी कैलकुलेशन देखनी है, आगे बढ़ो। तुमको लगता है कि ये सवाल हमको आया नहीं था, इसको हमें बनाना चाहिए, तो उसको लगाओ, इस तरीके से रिवीजन होगा। नहीं तो इतने सवाल इकट्ठे हो जाएंगे, कितने करोगे भाई। एक मेज इतने और इतने बेचने पर L1% L2% की हानि होगी, तो L1 - L2 बराबर 7 है, तो मेज की कीमत क्या होगी? देखो अगर मान लो CP तुम्हारा A होता तो तुम क्या लिखते, अगर हानि निकालनी होती तो A माइनस का 210 लिखते, और फिर दूसरी कंडीशन में क्या लिखते, A माइनस का 420 लिखते, यही तो लिखते। अब यहाँ से देखो अगर हम डिफरेंस निकालते तो बड़े से छोटा घटाया जाता, तो ये हानि बड़ी आती भाई, कम घटाया जा रहा तो मान तो बड़ा आएगा, इसमें ज्यादा घटाया जा रहा छोटा आ रहा। तो यहाँ से देखो इन दोनों का अगर डिफरेंस करते तो ए से तो ये कैंसिल हो जाता, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, यानी कि 210 आ गया हमारे हिसाब से। इधर क्या दिया था 7, 7 बराबर कितना हो गया 210 हो गया, तो 100 बराबर अगर हम निकालेंगे तो 21,000 बटे 7, 7 तियां 21, क्योंकि हमने जो भी परसेंटेज लॉस और सब निकाला किस पर निकालते हैं, 100 पर निकालते हैं, तो परसेंटेज यहाँ से गैप करके 100 वाला बना लिया। अब देखो यहाँ से पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, सभी वर्षों के जे और के द्वारा टैक्सी के कुल उत्पादन के बीच अंतर क्या होगा? कुछ नहीं, डिफरेंस कर लो, जे से के को हमें घटाना है, घटाते हैं, तो ये 5 बचा और 8 से 5 गया 3 हो गया, यहाँ से 10 आ गया, यहाँ से माइनस का 40 आ गया, यहाँ से 5 बचा
और फिर 80 से 40 गया, 40 से 5 कम कर देंगे 35, वो भी माइनस का, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है इसलिए। तो यहाँ से देखो 60 से 40 गया 20, 20 से और 5, 20 और 5 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 25 आ गया। अब बताओ 35 से 35 काट दो, अब अकेला बेचारा ये बचा है, तो यहाँ से अकेला अगर ये बचा है, इनमें डिफरेंस 30 हो गया, और 30 और 25 दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5, ये कहाँ से आ जाएगा, कैसे भी नहीं आएगा, हटा दो इनको। ठीक है, बड़े से छोटे से घटाते तो 55 आता डिफरेंस, तो ये तो गलत हो गया। कह रहा था जे द्वारा पी क्यू, यानी कि जे द्वारा पी क्यू कौन से हैं, ये 9 7 16 160 हो गया। फिर यहाँ से देखो कह रहा था के द्वारा आर और एस में, के द्वारा आर और एस में, यानी कि 9 8 17 हो गया। टैक्सी के कुल उत्पादन का इतना परसेंट है, यानी कि इसका कितना परसेंट है ये हमें निकालना। तो ये जीरो चला गया, यानी कि 1600 बटे क्या हो गया 17 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 17 ने में 153 हो गया, 17 170 से ज्यादा हो जाएगा, तो 17 ने में 153 किया, बचा कितना 7, यानी कि 70 हो गया। 17 अपना 85 तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 17 दिया क्या 93 समथिंग आना चाहिए थे। यहाँ पर देखो क्या किया है, तो दोनों गलत हो गए ना। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना, सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, यही तो कोण होगा सबसे बड़ा। तो सिंपल से 5 2 7 2 9, 2 गुना हो रहा है, यानी कि 100 आंसर। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, तो 5 2 7 2 9, 9 बराबर 180, तो 5 बराबर। इन सवालों में पेन नहीं चलाना है बिल्कुल भी। अब यहाँ से देखो sec x प्लस cos x बराबर इतना दिया गया था और इसका मान पूछा था। देखो इसको ऑप्शन के थ्रू करना है बहुत फटाफट। देखो 3/4, अगर इसके बराबर 3/4 रखते, दोनों तरफ रूट लेते तो √3/2 आता, यानी कि 60 डिग्री बनता। 60 पे इसके मान चेक कर लो फटाफट। 60 रखा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पर 1/2, 2 दूनी 4 1 5/2 आंसर। अगर यहाँ से चेक करते तो 1/2, यानी कि 1/√2 बनता, √2 बनता तो 45 डिग्री। 45 पे क्या होता है, ये बराबर आते बिल्कुल नहीं, क्योंकि √2 प्लस 1/√2 हो जाता, तो √2 यानी कि 2 2 प्लस का 1 3 होता, ये भी कैंसिल। 90 रख नहीं सकते, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये तो 1/cos करेंगे इनफाइनाइट, तो ये तो रख नहीं सकते, ये तो कैंसिल हो गया। 1/4 रखेंगे फिर दोनों तरफ रूट, तो 1/2 30 डिग्री आ जाता। तो sec 30 का मान कितना होता भैया, 2/√3 होता है, और इसका कितना √3/2 हो जाएगा, यानी कि एलसीएम लेंगे तो 2√3 नीचे बच गया, ऊपर 2 दूनी 4 प्लस का 3 हो जाएगा। कहाँ से बनेगा, नहीं। तो ऑप्शन के थ्रू हम इस पे फटाक से और जल्दी से पहुंच सकते हैं। अगर कोई चाहता हो कि नहीं सॉल्व ही करना है तो फिर सॉल्व भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। सारे फंडे ले लो भाई। cos² x बराबर हो गया 5 cos x, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, यानी कि ये 2, तो बन गया 2 cos² x माइनस का 5 cos x और प्लस का 2 बराबर 0। तो 2 के फैक्टर 2 दूनी 4 हो गया ना। 4 के फैक्टर ऐसे करो कि गुणा करने पर तो 4 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 5 आ जाए, यानी कि माइनस का 4 और माइनस का 1 लिख ले, काम हो जाएगा। क्योंकि देखो गुणा करेंगे तो प्लस का 4 इन दोनों का, और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो माइनस का 5। अब इनके साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज किया तो प्लस का 4 प्लस का 1 हो गया। अब जो भी कॉफिशिएंट में लिखा होता है उससे भाग कर देते हैं, ये डायरेक्ट निकालने का तरीका है। तो ये 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि cos x के 2 मान आ गए, ये 2 आ गया और 1/2 आ गया। तो देखो ये हमसे पूछा गया था, तो इसको अगर निकालते तो 1 माइनस का cos² x फार्मूले से लिख सकते थे। अब एक चीज बताओ, cos में आपने 2 का मान पढ़ा है किसी का, अभी तक तो याद नहीं किया होगा, लेकिन ये किया होगा, तो इसको पुट कर दो, तो 1/4, 4 से 1 गया 3/4 आंसर। अगला सवाल देखो सिंपल है, किस वर्ष सबसे कम नौकरियां थी, सिंपल दिखाई दे रहा है, और हम लोगों को तो 2023 में दिखाई दे रहा है। मनोज ने एक वस्तु को 13,000 के अंकित मूल्य पर बेचा है, यदि उसने अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया होता तो उसे 30% का लाभ अर्जित होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो देखो 130 की वैल्यू हमें दे दी है 13,000, और हमसे पूछा गया 10% बट्टा यानी कि 90 की वैल्यू, तो आंसर आ गया। अब समझो यहाँ से छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है, मार्क प्राइस 10% छूट दे दी तो 90 बचा, और प्रॉफिट हमेशा किस पे लेते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि 130 हो गया। इनका रेशियो बनाएंगे तो MP/CP कितना हो गया 130/90 हो गया। तो ये चीज डायरेक्ट लिखनी है, MP लिखो CP लिखो। छूट वाली चीज है वो हमेशा CP के नीचे, प्रॉफिट वाली चीज है हमेशा MP के नीचे। तो ये सवालों पे ऐसे प्रैक्टिस कर लो, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट उसको पुट कर दिया था। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। 13,000 को XYZ में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि X के हिस्से का 2 गुना Y के हिस्से के 3 गुना के बराबर है, जो Z के हिस्से के 4 गुना के बराबर है। तो देखो X के हिस्से का 2 गुना, Y के हिस्से का 3 गुना, और जो Z के हिस्से का 4 गुना के बराबर है। इनका एलसीएम ले लो, 12 आ गया, यानी कि 12 का सब में भाग करेंगे तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया,
और ये 4 तियां 12 हो गया। अब एक्स वाई जेड की इंडिविजुअल वैल्यू आ गई, मतलब इनकी अपने अपने मान आ गए। 6 4 10 3 13, 13 की वैल्यू दे दी हमको 13,000। किसका पूछा गया था? वाई का मान, यानी कि 4 की वैल्यू। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4000। अगला सवाल, एक पंखे की कीमत में 30% कम करने पर उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है, उसकी आय में कितने परसेंट की कमी होगी? देखो प्रोडक्ट वाला सवाल है, कीमत और बिक्री दोनों एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं, यानी कीमत बढ़ेगी बिक्री बढ़ेगी, दोनों को गुणा करेंगे उतना ही तो प्रॉफिट और लॉस कम ज्यादा होगा। तो इनको डायरेक्ट करते हैं, 30% की कमी प्लस 40 प्लस माइनस माइनस 40 गुणे 30/100, यानी कि हमें दिख रहा है सीधा सीधा आंसर 4 तियां 12, तो 2% का लॉस। अगला सवाल, अब यहां से देखो सेक ए बराबर दिया था 9/4, यानी कि ये ए मान लो। अब ये देखो कॉस का अपोजिट होता है, यानी कि नीचे आधार होगा, यानी कि आधार 4 हो गया, कर्ण कितना हो गया 9, यानी कि हमें पता है कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका अपोजिट होगा कर्ण बटे आधार। अब हम 4 चीजें क्यों याद करें? हमने कॉस का हमें याद है, तो हम सेक से अपोजिट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो यहाँ से देखो अब इनका हमें बनाना पड़ेगा, क्या रेशियो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको निकालेंगे तो 9 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या? 9 4 13, 9 में से 4 गया 5, यानी कि √65। इसका मान निकालेंगे कॉट ए का, कॉट ए का मान आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी कि √65। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो इस टाइप का सवाल पहले भी करवा चुके हैं, इसको कर दो 0, इसको कर दो 0, इसको कर दो 0, इसको कर दो 0। सवाल बचा आपका इतना, a प्लस बी बराबर 0 है, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर 40 है, ए बी का मान हमको निकालना है। सिंपल बात है भाई, देखो अब इससे हमें अगर इस पर जाना होता तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू का ए बी करते, और इसकी वैल्यू दे देगी हमको 40। अब हमको ये मान चाहिए था, यानी कि ए बी बराबर कितना आ गया? माइनस का 20। अब यहाँ से अगर मान लो फार्मूला लिख के भी करते तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर क्या हो जाता? 0। तो यहाँ से लिखते ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर 0 माइनस का, या तो 0 माइनस 2ab। तो ये देखो यही चीज़ तो हमने डायरेक्ट लिख ली, तो कोई अलग फर्क थोड़ी ना पड़ता है, बस ये वाला याद रखो, x प्लस 1/x बराबर तुमको अगर दिया जाता है क्या a, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आप निकालते तो क्या करते हैं? a स्क्वायर माइनस का 2 करते हैं, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट भी लिख देते हैं, यानी कि x इंटू 1/x लिख देते हैं। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए इसको लिखते नहीं है, और यहाँ पर कैंसिल नहीं होता तो उसका मान लिख लेंगे। ठीक है, अगला सवाल करें। बिल्कुल, दो वृत्तों की त्रिज्याएं इतनी और इतनी है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? तो देखो यहाँ से 20 और 4 का डिफरेंस क्या हो गया? 16 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया, यानी कि ये स्पर्श रेखा रही होगी, यानी 2 अट्ठे 16 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया, 8 15 17, 17 दूनी 34 आंसर। ये आपकी प्रैक्टिस में होगा, आप फार्मूले याद कर लो वो भी बढ़िया है, और नहीं करना चाहते तो वो भी अच्छा है। कौन कहता फार्मूले याद करो? हम बिल्कुल नहीं करना देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये यहाँ पहुंचा, अब दिमाग में, लेकिन ये चित्र आपके दिमाग में बनना चाहिए। ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो गई, बिल्कुल हो गई, आप कहेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यहाँ पर 20 हो गया, और ये इसकी रेडियस कितनी है? 4 है। ये ऊपर यहाँ पर दी गई थी, हमने इनसे कहा तुम ऊपर क्या कर रहे हो, तुम नीचे चलो घूमने। चलो भाई नीचे आ गए, यहाँ पर भी ये 90 बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 90 बना रहा था। बिल्कुल, अब यहाँ से 20 से 4 घटाए तो ये क्या आ गया? 16 आ गया। अब हमको स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दी थी? 30 दी थी, तो यहाँ से पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा के 34 आ गया। तो ये कैलकुलेशन आप दिमाग में नहीं कर सकते, 20 से हमने यही तो किया था, घटा दिया 16 आ गया, 30 लिख लिया 34 लिख लिया, यानी कि कैलकुलेशन कर ली, आंसर आ गया। फार्मूले से तो हम मुझे बेटर लगता है, क्योंकि कितनी चीजें हम लोग याद करेंगे, अब तो जीएस भी पढ़नी है। ठीक है, ऊपर से कंप्यूटर भी। रानी एक काम को 10 दिन में कर सकती है, प्रिया उसी काम को 15 दिनों में, और गुड्डू उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। अगर वे उस काम के एक साथ करते हैं तो उन्हें 9,000 रुपए का भुगतान किया जाता है, तो प्रिया का हिस्सा क्या है? अब देखो हमें कैलकुलेशन करते समय ये याद रखना चाहिए कि हमें जरूरत किसकी है, हमको केवल प्रिया की जरूरत है, बाकी हम ऐसे ही दिमाग में करते रहेंगे। यानी कि 10 12 और 15 का एलसीएम 60 हो गया, यानी कि 10 छक्का 60 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, सॉरी 15 चौकू 60 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया। यानी कि हमारा जो पैसा बढ़ता है वो इफिशियंसी के हिसाब से बढ़ता है। रीजन उसका क्या है? जैसे हम लोग काम करने गए, आप भी मेरे साथ हैं, हम लोग काम करने गए, हम हैं एकदम निठल्ले आदमी, तो हम पूरे दिन मेहनत से करते रहे, और हमने मेहनत से काम नहीं किया, और पैसे हम अगर बराबर बांट लेंगे तो आप हमें गालियां देंगे। तो समझ रहे हो ना, आपने मेहनत ज्यादा की तो आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, यानी कि इफिशियंसी के हिसाब से पैसा बढ़ता है। तो इनको सबको जोड़ा, 6 4 10 5 15, 15 की वैल्यू हमको दे दी 9,000।
और हमें चाहिए क्या है, प्रिया। प्रिया की कौन सी, सेकंड नंबर वाली, यानी कि 4 हो गया। 15 छक्का 90 हो गया, 6 चौक 2400 आंसर। चलो फिर अगला सवाल करते हैं, और इसी तरीके से कैलकुलेशन करनी है आपको। कह रहा था जे और के का कुल औसत मूल्य, औसत क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस हो गया, जे और के यानी कि इन दोनों को 9 7 16 हो गया, बटे 2 हो गया। कह रहा था एल और एम का कुल औसत विक्रय मूल्य, तो देखो एल एम का कुल औसत विक्रय मूल्य यानी कि 6 8 से 1400 हो गया। इसको करेंगे 2 अट्ठे 16 हो गया, कितना ज्यादा हो गया, 600 रुपया ज्यादा हो गया। अच्छा इसका भी औसत मूल्य कह रहा था, तो उसको भी 700 लिखो। इससे कितना ज्यादा हो रहा था, 100 रुपया ज्यादा हो रहा था। नीचे कर देंगे 700 गुणे कर देंगे 100, यानी कि 0 से 0 चला गया, यहाँ से 14 आ जाएगा समथिंग। अब यहाँ से देखो ए क्यू बी क्यू और सी क्यू का मान पूछा। इनका तो एक क्यूब की करना आसान है, आप एकदम आसानी से क्यूब करके जोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा हमें एक चीज पता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर हमको 0 मिल जाए तो हमें पता है ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 बराबर क्या होगा, 3abc होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो इन सबका जब सम करेंगे तो 0 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, तो यहीं से 3abc लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 3 गुणे 12 गुणे माइनस का 7 गुणे माइनस का 5 होगा। तो यहाँ से करेंगे, यानी कि 12 पंजे 60 कर लो, माइनस माइनस प्लस हो चुका है। फिर छेतियाँ 18 18 सत्ते 126, 0 चिपका दो, आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो पी क्यू आर, पी एन क्यू आर पर माध्यिका है। ठीक है, माध्यिका मतलब दोनों बराबर भागों में बांट रही। पी एन बराबर दे दिया हमको क्यू एन के, क्यू एन कहाँ है ये, यानी कि ये तो दोनों बराबर हो गए। देखो बिल्कुल सिंपल सवाल हो गया। रीजन बिहाइंड इट क्या हुआ है कि देखो ये दोनों भुजाएं कभी भी इस तरीके से बराबर हो जाए तो ये वाला एंगल हमेशा 90 होगा। इसके पीछे का लॉजिक देख लो। अब यहाँ से मान लो ये अर्धवृत्त बनाया हमने, और ये क्या होता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अगर हम यहाँ से ये लाइन खींच देते, इसकी मतलब सेंटर से मिला रहे हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। ये लाइन अगर बराबर हो गई, ये बराबर हो गई, ये बराबर हो गई, तो ये क्या बन रहा था, 90 डिग्री बन रहा था। तो यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लग गई। बिल्कुल ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, और जहां पर ये बुलाएंगे ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी, इसी कारण से ये भी 90 डिग्री का आपको दे देगा। तो याद करने का तरीका है सबका अपना अपना। पी और क्यू के बीच की दूरी इतनी है। एक ट्रेन पी से सुबह 6 बजे निकलती है और 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। ट्रेन रास्ते में इतने मिनट के लिए रुकती है, तो ट्रेन क्यू पर किस समय पहुंची है। तो देखो 6 बजे चलती है, अब स्पीड कितनी है उसकी, 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 18/5 करेंगे, 5 ऊपर चला गया तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लिया, तो 18 चौक 72 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया, 5 दूनी 10 घंटे उसको यहाँ से लग गए। 1 घंटा 30 मिनट रुकती है, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट रुकती है, तो उसको टोटल 11 घंटे 30 मिनट लगे, यानी कि कुल मिलाकर 12 घंटे लगे हैं। यानी कि 6 से अगले 12 घंटे में जाएंगे तो 6 बजेंगे, और आधा घंटा कम कर दो, आधा घंटा कम कर देंगे, यानी कि 5:30 बजे पहुंची। ठीक है, अगला सवाल। अब यहाँ से देखो ये नंबर भैया 11 से विभाज्य है, यानी कि यहाँ से 6 6 12 हो गया, और इधर हो जाएगा m प्लस का 1, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। तो देखो अगर यहाँ पर हम ऑप्शन के सहारे से चलते हैं, 5 रखेंगे तो 5 1 6 डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा। 0 रखा तो 12 और 1 का डिफरेंस 11 आ गया, खत्म हो गया काम। अगला सवाल। अब ये देखो ये तो आसान सवाल होते हैं, लेकिन इनको करना बहुत सावधानी से होता है। पता लगे गलती हो गई थोड़ी सी ना, तो कुछ नहीं फायदा है, फिर तो नंबर कटने, और जबकि ये आसान सवाल होते हैं। फिर गुणे में करेंगे 12/25, माइनस का 5 बटे हो गया, 6 18। सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते हैं ना, तो उसी तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ से 5 25 हो गया, 6 दूनी 12, 6 18 हो गया, तो इधर तो आ गया 2/15। इधर करेंगे 18 से 18 1/5 आ गया, यानी कि 3 का गुणा इधर कर दो, 3 का इधर कर दो, यानी कि यहाँ से ये ऊपर वाला टर्म हमको पूरा कितना मिल गया, माइनस का 1/15। अब नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, यानी कि सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। पहले तो सारे गुणाई हैं, तो ऑफ से क्या पंचायत है। तो यहाँ से देखो 2 3 6 आ गया, फिर यहाँ से करेंगे ये 5 25 हो गया, तो ऊपर कितना मिल गया, 5/12 3 36 एक साइड। फिर यहाँ से करेंगे ये भी सारे गुणा हैं, तो 5 25 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। फिर देखो यहाँ से 2 छक्के 12 हो गया, फिर 2 3 6 हो गया, फिर 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि 3 ऊपर है, नीचे 5 चौकू 20 है, और प्लस का साइन है। तो देखो इनका एलसीएम लेते हैं, 180 ले लो, तो यहाँ से ये 5 बार जाएगा, 5 25 हो गया, यहाँ से करेंगे 9 बार 9 3 27 हो गया, इनको जोड़ेंगे तो 20 20 40,
यानी कि 52/180। ठीक है, जो भी आसान लगा कर तुरंत मान लिया करो, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें, कोई हमें सूली पे थोड़ी चढ़ा देगा। ये तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 180/15 गुणे 52 हो गया। तो यहाँ से करेंगे ये 12 बार चला जाएगा। यहाँ से देखो कि 0 तो यहाँ से हटा देना, ये तो कट चुका ना। फिर यहाँ से देखो 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, माइनस का 3/12 13 है ना। ठीक है, आंसर। ये देखो बहुत आसानी से सावधानी से किया करो, ऐसे सवाल गलत हो गए ना तो फर्जी के आपके 2.5 नंबर जाएगा, 2 तो सवाल लेके जाएगा, 0.5 आउट चले जाएंगे। यदि किसी संख्या का योग और उसका व्युत्क्रम 4 है तो उनके वर्गों का योग क्या होगा। देखो a + 1/a बराबर बोला 4, थोड़ी सी लैंग्वेज अटपटी लग सकती है, लेकिन हाँ ठीक है जो कुछ भी है। तो यहाँ से जाएंगे 4 चौगु 16 माइनस का 2 यानी कि 14 आंसर। डायरेक्ट लिखते हैं ना। अगला सवाल, रुपए 18,000 की धनराशि पर 20% प्रति वर्ष वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो रेट तो 10% हो गई, एक साल में 6 महीने की कैसे स्लैब 2, यानी कि अल्टीमेटली टाइम 2 वर्ष हो गया। इसके लिए हमें इफेक्टिव रेट याद है 21%, नहीं याद है तो ये फार्मूला है 2 साल के लिए, ये फार्मूले से निकाल लो। यानी कि 18 गुणे पहले तो 21 कर लो, 21 अट्ठे 168 हो गया, यहाँ से लगा 16 हो गया, 21 एकम 21, 21 और 10 31 और 6 कितना हो गया 35। 0 चिपका दो क्योंकि 18,000 लिखा था ना। तो ये ठीक है ना, इससे भी कर सकते हो, 18 एकम 18, 18 36 और जल्दी आ जाता है। 21 का थोड़ा लेंदी पड़ जाता है, कोई बात नहीं। यहाँ से देखो हमें वैल्यू पुटिंग करने से मतलब होना चाहिए था, यानी कि कॉट बीटा की वैल्यू यहाँ से 4/3 है, 5/3 है और ये दिया गया था। यानी कि अगर हम इस तरीके से लिखते तो कॉट बीटा हम क्या लिख सकते थे, आप ही बताओ। 4 आधार हो गया, ये 3 लिख सकते थे, ये 5 लिख सकते थे, और सभी में ऐसा ही लिखा है लगभग। तो हमने यही क्यों माना 3 4/3 वाला, ये भी तो मान सकते, लेकिन इसमें हमें पता है कर्ड होता है, तो कर्ड ये आ रहा है, तो इस वजह से हमने 5/3 नहीं लिया। हमें पता है कि कर्ड अगर होगा तो हो सकता है, कॉट में तो कर्ड आता नहीं है, आधार आता, लंब आता, तो इसलिए नहीं लिखा, हो सकता है गलत हो जाए। तो इसी से सबसे पहले चेक करेंगे। इसके अलावा देखो जो भी तरीका है वो भी अभी हम बताते हैं। तो यहाँ पर देखो चेक करके देख लो, इसको चेक करेंगे तो 5/4 और फिर 10 लिखेंगे तो 3/4, यानी कि 5 3 8/4, 4 दूनी 8 आंसर हो गया। अब देखो फार्मूला एक होता है वो तो सभी को याद होगा, लेकिन कैलकुलेशन उस पर कौन कितनी फास्ट कर पा रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे महारथी बन रहे हैं। तो देखो यहाँ से इसको दोनों को करते हैं माइनस, जो फार्मूला दिमाग में है हमारे वो अभी लिखेंगे, लेकिन हम कैलकुलेशन करके दिखा दें उस चीज, या तो चलो लिख ही दें। ये पैसे पता होता है, सभी को पता होगा, जो भी नए लोग हैं वो भी नोट कर लें। इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से सेक बीटा a² - b² का फार्मूला खोल दे रहे हैं। इस पर इतने सवाल पूछे हैं एसएससी ने, भर भर के पूछे हैं इस पे, और वो कॉट स्क्वायर वाले पे, उस पे तो कम ही आते हैं, फिर भी इस पे सबसे ज्यादा आते हैं। तो यहाँ पर प्लस वाले की वैल्यू पता थी, इसको हटा दो, यहाँ पर 1/2 लिख दो। अब यहाँ से लिख सकते हैं सेक बीटा प्लस का tan बीटा बराबर हो गया 2। अब हमें देखो कॉट निकालना है, यानी कि हमें tan पता लग जाए तो हमारा आसानी से काम हो जाएगा। तो इन दोनों को क्या करो घटा दो, यानी कि ये घटाया ये घटाया ये घटा दिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस का 2 tan बीटा आ जाएगा, और इनको घटाएंगे तो 1/2 माइनस का 2 हो गया, यानी 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, यानी कि 3/2 माइनस का आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि tan बीटा कितना आ गया 3/4 आ गया। यानी कि इसका अपोजिट करके लिख देंगे तो कॉट का मान आ जाएगा। अगला सवाल, एक घनाव की लंबाई इतनी है, घनाव की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2 गुनी है, यानी कि लंबाई की 2 गुनी 16 हो गया, यानी कि ये 8 हो गया। घनाव की ऊंचाई आधी हो गई, यानी कि 4 हो गया। तो देखो क्या निकालना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2LV + BH चलो शोके। ठीक है, तो फार्मूला तो याद ही होगा, तो 16 अट्ठे 128, 8 चौक 32 हो गया, 16 चौकू 64 हो गया, यानी कि 8 2 10 10 4 14 की 4 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, 3 3 3 6 6 6 12 की 2, यहाँ से लगा 1 हो गया, 2 हो गया, इसका 2 गुना कर दो आंसर। अगला सवाल, त्रिभुज ONP का केंद्र अंतः केंद्र L दिया है, बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ से ON और ये P हो गया, कह रहा था OLP, यानी कि L केंद्रक हो गया, तो OLP को यहाँ से लिखो, यहाँ मिलाओ, और कह रहा था ONP, यानी कि ये थीटा और ये अल्फा मान लो। ठीक है, तो थीटा प्लस का अल्फा हमको दिया गया था 195, OLP का मान हमको निकालना था, लेकिन अंतः केंद्र है तो रिलेशन क्या होगा ये भी तो हमें पता होना चाहिए था। यानी कि हम लिख सकते हैं OLP बराबर 90 प्लस का एंगल ONP का आधा।
कोई दिक्कत कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं। तो देखो OLP अल्फा है, यहाँ पर क्या रखेंगे थीटा रखेंगे, यानी कि 90 प्लस का थीटा बाई 2 रखेंगे, यानी कि 2 का सब में गुणा कर दें तो 2 अल्फा माइनस का थीटा बराबर 9 दूनी 18 180 हो गया। अब यहाँ से दिया गया था थीटा प्लस का अल्फा बराबर 195, बहुत बढ़िया बात। तो हमें निकालना क्या, हमें अल्फा निकालना, तो डायरेक्ट करेंगे ना। अब इसको सॉल्व कर लो, ये थीटा से थीटा कैंसिल, ये 3 थीटा हो गया, यहाँ से करेंगे 5 हो गया, 9 8 17 के साथ यहाँ से लगा 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, तो यहाँ से काट देंगे, 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 पंजे 15, यानी कि 125 आंसर। अगला सवाल। चलिए फिर 17 मार्च की शिफ्ट 2 आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, पढ़ते रहिए मन लगा के, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।